नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हरियाणा की है। तारीख है 24 सितंबर 2020। गुरुग्राम के रोहतक के थाना शिवाजी कॉलोनी में एक मोहल्ला है, कन्हेली रोड पर सेक्टर 36। सेक्टर 36 में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नर्सिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद सहारण ये रहते थे। वहां पर शाम के वक्त करीब 6 बजे उन्होंने अपने साथी डॉक्टर पीजीआई में फोन किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने सुसाइड करने के लिए जहर खा लिया है, लेकिन जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। वो चूंकि उनके बैचमेट थे, क्लासमेट थे, एमबीबीएस के उनके क्लासमेट थे, वो वहां से फौरन पीजीआई में ही थे, रवाना हुए सेक्टर 36 के डॉक्टर प्रमोद सहारण के आवास के लिए। रास्ते में सेक्टर 36 के आसपास रहने वाले और अपने बैचमेट्स, क्लासमेट्स को खबर की कि सब लोग प्रमोद के यहां पहुंचिए। ये कॉल उसने की है। बहरहाल 3 लोग उनके यहां पहुंचे और वो बदहवास यहां से वहां घर में भाग रहे थे, उल्टियां हो रही थीं, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। साथ ही डॉक्टरों ने फौरन एम्बुलेंस का इंतजाम किया और उनको लेकर पीजीआई पहुंच गए। पीजीआई में उनको भर्ती कराया। सारे लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन 2 घंटे बाद डॉक्टर प्रमोद सहारण की मृत्यु हो गई। इस बीच उनकी पत्नी मीनाक्षी सहारण वो अपनी 2 बच्चियों के साथ, एक बड़ी करीब 12 साल की, एक दूसरी छोटी 5-6 साल की, उन दोनों के साथ वो घर पहुंची। उनके घर में 4 से 10 लोग मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा किया है कि उनके साथी डॉक्टर फला उन्हें अभी एम्बुलेंस में लेकर पीजीआई की तरफ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद की पत्नी मीनाक्षी वो भी डॉक्टर प्रमोद के दोस्तों यारों को, जो उनके क्लासमेट्स थे, उनके जो बैचमेट्स थे, उनको जानती थी। उन्होंने फोन किया, क्या हुआ डॉक्टर साहब को पीजीआई आप लोग ले गए हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? उधर से उन्होंने कहा, भाभी जी आई एम सॉरी, अब हम उनको बचा नहीं सके। इतना सुनते ही मीनाक्षी अपने दोनों बच्चियों को अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहां से निकलने लगे। ठीक पड़ोस के लोगों ने ये सोचा कि भाई लगता है इनको इनके पति के बारे में पता लग गया है, ये भाग रही हैं उनसे मिलने के लिए। तो लोगों ने शिष्टाचार में उनको रोकने की कोशिश की कि आप कहीं मत जाइए, डॉक्टर साहब लोग लेके आ रहे होंगे। लेकिन वो नहीं मानी और थोड़ा नाराजगी में स्टार्ट करके स्कूटर को वहां से चली गई। बहरहाल पीजीआई में जब उनकी मृत्यु हो गई तो पीजीआई के मॉर्चरी में उनके शव को रखा गया। पुलिस को इत्तला की गई, शिवाजी कॉलोनी की पुलिस को, रोहतक शिवाजी कॉलोनी से पुलिस आई
शव का पंचायतनामा पंचनामा किया गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सभी डॉक्टरों ने बताया कि सब डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नर्सिंग कॉलेज में भले आदमी हैं। पता नहीं है ऐसा क्या हो गया, जरूर घर में कोई न कोई बात हुई होगी। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा के थाने का स्टाफ उनके घर पर आया, सेक्टर 36 रोहतक में। घर पे तब तक पड़ोसियों की, आसपास के लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहां आकर उन्होंने पूछा कि घर में कोई व्यक्ति हो तो ताकि जानकारी हो जाए कि ऐसा क्या हुआ, क्यों डॉक्टर साहब ने ऐसा किया। पीजीआई में उनके साथी डॉक्टरों ने बताया कि बहुत सुलझे हुए, बहुत विचारवान और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट अपने ज़माने में रहे डॉक्टर साहब ने ऐसा कैसे कर लिया, ये समझ के परे है। पड़ोसियों ने बताया कि साहब घर में उनकी एक पत्नी और 2 बच्चियां हैं, और पत्नी अपने दोनों बच्चियों को लेकर स्कूटर से यहाँ से चली गई हैं। उनकी किसी से बात हुई, उसके बाद वो वहाँ से चली गई। बहुत कोशिश की लोगों ने रोकने की कि अभी क्यों जा रही हैं, आपकी घर पे ज़रूरत है, बच्चों को लेके वहाँ नहीं जाया जाता, बच्चों को छोड़ दीजिए। लोगों का ये अनुमान था कि वो पीजीआई अंतिम समय में अपने पति मतलब पति के अंतिम दर्शन के लिए परेशान होकर जा रही होंगी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो वहां से निकल गई। पड़ोसियों ने मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की, मोबाइल स्विच ऑफ था। पुलिस ने भी मोबाइल पे कॉल करने की कोशिश की, स्विच ऑफ था। पुलिस ने फिर पीजीआई में जिन लोगों से बात करके आए थे पुलिस के अधिकारी, उन लोगों से बात की कि क्या वहां पर मीनाक्षी जी अपनी 2 बच्चियों के साथ पहुंची हैं। लोगों ने मना कर दिया, खासकर डॉक्टर साहब के जो साथ के लोग हैं, जो सबको अच्छी तरह पहचानते हैं, उन्होंने कहा नहीं साहब, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। पुलिस भी पशुपेश में पड़ी कि ऐसा क्या हो गया। फिर पुलिस तो बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश करती है कि लगता है पति पत्नी में कोई तनाव था, लगता है पति पत्नी के झगड़े की वजह से ऐसा हुआ। थाना प्रभारी शिवाजी कॉलोनी ने घर की स्थिति को समझा। घर में उन्होंने, चूंकि घर में उन्होंने कोई पदार्थ खाया था, तो उसको तलाश की कि हो सकता है कुछ लिख के गए हों, या अगर पति पत्नी में विवाद है तो पढ़ने लिखने वाले थे वो, हो सकता है कहीं कुछ लिख पढ़ के गए हों। मेज पर रखी हुई ढेर सारी मेडिकल की किताबों के बीच उनके हाथ के लिखे हुए पन्ने, उनकी छोटी सी डायरी, नोटपैड, पुलिस ने सब तलाश कर लिए, कहीं कुछ नहीं मिला। गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। पुलिस ने बस यूं ही सोचा कि गाड़ी की चाबी वहीं जहां उनका ड्राइंग रूम था वहीं पर मेज पर रखी हुई थी। गाड़ी को खोल के पुलिस ने उसको तलाश करने की कोशिश की। पुलिस को एक सादा कागज जिसमें 4 लाइनें लिखी हुई थी ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई मिल गई। उस पे लिखा था कि मैं जिंदगी की भाग दौड़ से तंग आ गया हूं, भगवान ही मेरी मौत का जिम्मेदार है, किसी दूसरे को पुलिस कसूरवार न ठहराए। नीचे अपना नाम। पुलिस इस सुसाइड नोट को देख के फिर पशुपेश में पड़ गई कि साहब पत्नी बच्चों को लेके भाग गई घर से, आदमी ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट भी छोड़ा और ये कहा कि इस यानी मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ ऊपर वाला है, मैं भागदौड़ से, जिंदगी की भागदौड़ से आजिज आ गया हूं। बहरहाल पुलिस ने तलाश करना शुरू किया।
रात करीबन 3:30 बजे डॉक्टर प्रमोद सहारण के एक रिश्तेदार उसकी बड़ी बच्ची को लेकर घर पर आ गए। बड़ी बच्ची बोल नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, क्या कहे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रिश्तेदार ने बताया कि साहब ये आई तो इसके पूरे कपड़े भीगे हुए थे। कुछ भी बताने में असमर्थ थी। बहुत मुश्किल से ये इतना बता पाई है कि मम्मी और दीदी मर गईं। तुम कहां से आई, कैसे आई, ये इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। पुलिस को मामला और उलझता हुआ दिखाई दिया। महिला कांस्टेबल्स, सादे में सिविल ड्रेस में महिला कांस्टेबल्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स, सबको बुलाया गया बच्ची को एट ईज करने के लिए। उसी के घर में भीतर उसको बिठा के उसे पानी पिला के, मिठाई खिला के, चॉकलेट खिला के, उससे इधर उधर की बातें करके कि कहाँ खिलौने तुम्हारे हैं, कहाँ बैठ के पढ़ती हो, दीदी कहाँ पढ़ती थी, माँ कहाँ पढ़ती थी। धीरे धीरे सुबह 5 बजे तक वो उसको थोड़ा सा कंसोल कर पाए। पूछा गया दीदी और मम्मी कहाँ हैं। बेटी ने जो डिस्क्रिप्शन बताया उससे ये लगा कि जल घर, जहां पर जलाशय है, जल घर के पास तक मम्मी दोनों को लेके गई थी। फिर उस पानी के बहुत बड़े टैंक में उन्होंने धक्का देकर मुझे और मेरी बहन को गिरा दिया। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस को काटो तो खून नहीं। 4-6 थानों की पुलिस जलघर पहुंच गई। जलघर में बाहर मीनाक्षी की स्कूटी खड़ी थी। बात सबके समझ में आ गई। आप देखिए बच्चे कितने इनोसेंट हैं। मीनाक्षी, डॉक्टर प्रमोद सहारण पढ़े लिखे लोग थे। मैंने कम्युनिटी में फोटो इस फैमिली की पोस्ट की है, आप देखिएगा। दुख होगा इस पूरे परिवार को देखकर कि क्या हो गया इनके दिमाग में, क्यों ऐसा किया इन लोगों ने। बहरहाल वहां पर कोशिश की गई, लेकिन दोपहर तक बच्ची, छोटी वाली बच्ची और मीनाक्षी के शव ऊपर आ गए। पुलिस ने उनको भी निकाल लिया, पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बच्ची इससे अधिक कुछ भी नहीं बता पाई। 11-12 साल की बिटिया थी। मूल रूप से राजस्थान के राजगढ़ जिले के रहने वाले डॉक्टर प्रमोद सहारण, उनकी शादी चरखी दादरी की मीनाक्षी सांगवान के साथ हुई थी। प्रोफेसर बहुत खुश मिजाज थे, जैसा उनके साथियों ने बताया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले उनके भाई की मृत्यु हो गई थी। भाई की मृत्यु के बाद उनके व्यवहार, बातचीत करने के तरीके, इन सब में बड़ा मौलिक बदलाव आ गया था। किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। बात बात पर हंसने वाले डॉक्टर प्रमोद बिल्कुल हंसना बंद कर दिया उन्होंने। लोगों ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने उनको बहुत कंसोल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। प्रकृति का नियम है, जो हो गया वो हो गया। तुम्हें अपनी 2 बच्चियों को देखना है। तुम्हारी पत्नी भी तुम पर आश्रित है, तुम्हारी ही राह देखती है वो। हालांकि पत्नी भी उनकी बहुत पढ़ी लिखी थी और वो कॉलेज में, काहनौर में वो बायोलॉजी की लेक्चरर थी।
इंटरमीडिएट कॉलेज है काहनौर में, उसमें मीनाक्षी लेक्चरर थी, पढ़ी लिखी थी, बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन भाई की मृत्यु के बाद डॉक्टर प्रमोद सहारण में जो बदलाव आया उनके व्यवहार में, आचार में, काम करने में, बातचीत में, वो घर वालों ने भी और साथियों ने भी नोटिस किया था। लेकिन किसी ने कभी भी कल्पना तक नहीं की थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे। लेकिन मीनाक्षी ने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जो किया, ये ऐसा क्यों किया, ये राज तो मीनाक्षी के साथ ही दफन हो गया। कोई बताने वाला नहीं है, गेस वर्क ही है बस। पुलिस भी गेस कर रही है और हम भी यहां से बैठ के गेस ही कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा पैसे वाले डॉक्टर साहब नहीं थे, ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति, प्राइवेट प्रैक्टिस करते नहीं थे, तनख्वाह से जो मिलता था उसी में भरण पोषण करते थे। पत्नी को भी चूंकि तनख्वाह मिलती थी, तो दोनों लोगों का जीवन यापन ठीक से चल रहा था। ऐसी क्या बात हो गई कि उनके मरने की खबर सुनकर उन्होंने बच्चों के साथ, मीनाक्षी ने यानी उनकी पत्नी ने बच्चों के साथ जलघर में छलांग लगा दी, जान दे दी। ऐसा आखिर क्यों हुआ, ये राज अब शायद ही कोई जान पाएगा। जो प्राइमा फेसी कारण डॉक्टर प्रमोद सहारण ने जो कुछ किया, उसका तो ये समझ में आता है कि वो भाई की मृत्यु के बाद से व्यथित थे, और दूसरे वो लिख के भी गए कि मेरी मौत का कोई कसूरवार नहीं है। इससे एक चीज और समझ में आती है कि उनको ये ऐसा लगता था कि ऐसा न हो मेरी मृत्यु के बाद पुलिस मेरी पत्नी को कसूरवार ठहरा दे, या हो सकता है कभी बातचीत में ये बात आई हो। वो नहीं चाहते थे कि बिला वजह उनकी पत्नी पर कोई संदेह करे कि आपसी लड़ाई की वजह से, आपसी तनाव की वजह से, आपसी कलह की वजह से, आपसी मतैक के नहीं है इनमें इसकी वजह से, और फिर पता लगे पुलिस ये कहे कि साहब आपने डॉक्टर साहब को सुसाइड करने के लिए प्रेरित किया या उद्दीपित किया या आपने उकसाया, और पुलिस उन्हें जेल भेज दे। ये बात कहीं न कहीं तो आई होगी, अन्यथा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों लिखते। उन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा किसी को भी पुलिस परेशान न करे, किसी को भी कसूरवार न ठहराए। ये शब्द इस्तेमाल किया था डॉक्टर प्रमोद सहारण ने अपने सुसाइड नोट में। तो ये अंदाजा है, हमारा भी अंदाजा है और आप भी यही अंदाज लगा रहे होंगे कि शायद उन्हें ये शंका थी कि उनके मरने के बाद लोग पूछताछ जरूर करेंगे पुलिस वाले कि किसकी वजह से, किन कारणों से उन्होंने ये सुसाइड किया है। हो सकता है उनकी पत्नी से भी, या हो सकता है पुलिस जो अब तक तलाश नहीं पाई है, कोई और तीसरा हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा लिखा था। लेकिन विवेचना में किसी तीसरे का पता अब तक नहीं लगा है। विवेचना में किसी दूसरे का कारण, हालांकि इसकी बहुत ही गंभीर विवेचना की गई है, क्योंकि अखबारों में इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत गंभीर गंभीर सवाल पुलिस पर उठाए गए थे। मेडिकल कॉलेज के उस मैनेजमेंट से भी किसी तरह का कोई विवाद डॉक्टर प्रमोद सहारण का नहीं था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? या तो वही पति पत्नी के बीच की कोई बात, न उन्होंने इसका राज खोला मरने से पहले डॉक्टर प्रमोद ने, और
इनके पास अगर कुछ राज था तो वो सीने में दफन कर जल घर के टैंक में कूद गईं। आज की तारीख में कोई भी नहीं बता सकता। मनोविज्ञान की साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में तमाम एपिसोड्स में बता चुका हूँ। अपराधियों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में, ये जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में, जो सीरियल किलर्स हैं उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में, मतलब आप किताब की किताबें लिख सकते हैं इस तरह के मनोविज्ञान को पढ़ने में। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये दोनों ही पढ़े लिखे थे, जमाने से जुड़े हुए थे, दुनिया से कटे हुए नहीं थे। बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, इन सब से इनकी हमेशा बातचीत हुआ करती थी। आज की घटना देखिए, डॉक्टर प्रमोद सहारण ने ऐसा क्यों किया ये कोई बता नहीं सका। न उनके कोलीग्स, न उनके बैचमेट्स, न उनके कॉलेज के प्रबंधन में कोई, न जिनकी क्लासेस लिया करते थे स्टूडेंट्स के वो, और जो सबसे ज़्यादा बता सकती थी वो स्वयं टैंक में कूद के उन्होंने जान दे दी। तो ऐसा कुछ तो नहीं था जो किसी दूसरे की नज़र में पड़ा हो, वरना एक बार जो जाना था जिसको चला गया, लोग कारण बताने में कभी हिचकते नहीं हैं। और मुफ्त की राय देने वाले, मुफ्त की जानकारी देने वाले, उनकी कोई कमी नहीं है। और मरने के बाद तो फ्री का ज्ञान बिल्कुल आप जिधर से चाहिए उधर से ले लीजिए। ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा बताया गया था, किसी ने ये भी कहा था, किसी ने वो भी कहा था। लेकिन सुसाइड नोट लिखकर डॉक्टर प्रमोद सहारण ने इस सारे गपास्टिक का अंत कर दिया था। जब पढ़े लिखे लोग, समाज के विचारवान लोग तमाम बड़ी बड़ी आत्महत्याओं के बारे में आपने सुना होगा, बुराली कांड आपको पता है। लेकिन वो जिसे वो कहते हैं कि कुछ तंत्र मंत्र, कुछ अंधविश्वास, कुछ भी कह लें उसको, दिमाग में चढ़ जाने के बाद ऐसा किया था। लेकिन ये दोनों तो पढ़े लिखे थे, दोनों टीचर थे, बड़ी अच्छी इनकी रेपुटेशन थी, तार्किक बातें करते थे, खुश मिजाज थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर ऐसा किया तो कारण क्यों नहीं पता लगे। आत्महत्या का मनोविज्ञान बहुत बड़ा है, भरा पड़ा है नेट। जिसको बहुत इंटरेस्ट है वो जरूर पढ़े, या जिसके अंदर भी सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं वो जरूर पढ़े। उसका क्रक्स मैंने भी पढ़ा। आज इस घटना को बताने से पहले मैंने भी कई लेख पढ़े। उसके सिर्फ 3 उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए या इससे उबरने के लिए 3 चीजें बताई गई हैं। लगभग सभी में ये 3 चीजें कॉमन हैं। किसी ने 10 बताया है, किसी ने 15 बताया है, किसी ने 20 बताया है, किसी ने 2 ही बताया है। लेकिन अल्टीमेटली यही बताया गया है कि अगर आपके दिमाग में इस तरह की कोई बात चल रही है तो आप संवाद शुरू करिए। आप बातचीत शुरू करिए। अपने विचारों को, अपनी बात को, अपनी मनोदशा को, अपने भीतर उठ रहे इस तरह के सवाल को अपने व्यवहार में या बदलते हुए व्यवहार के कारण को अपने किसी दोस्त, परिवार वाला
या जिसको आप ये समझते हैं कि मेरे दुख दर्द को सुनेगा, उससे शेयर जरूर करिए। ये क्रक्स है जितना मैंने पढ़ा है। और उससे कभी मत बात करिए जिस कारण से आप अवसाद में आए हैं। हो सकता है वो आपका भाई हो सकता है वो आपकी पत्नी हो सकता है वो आपका बड़ा बेटा हो सकता है वो बहू हो। परिवार में ही इतने लोग हैं जिनके कारण आप धीरे 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 तनाव में आ रहे हैं। एक तो मैंने बताया कि एक तरह का तनाव वो है जो स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी बहुत किताबें लिखी गई हैं। स्ट्रेस तो वो है जो आपको आगे बढ़ने के लिए या आपके प्रमोशन पाने के लिए आप 8 के बजाय 12 घंटे काम कर रहे हैं कि जल्दी प्रमोशन मिल जाए। कोई जोखिम भरा काम कर रहे हैं आप, या फिर आपको जैसे माउंट एवरेस्ट पर आपको पर्वतारोहण करना है। किस लिए? कि साहब माउंट एवरेस्ट के चोटी पर झंडा फहराने वाले लोगों की लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या बीच में हो सकता है, क्या क्या पहले के लोगों के साथ हुआ है। तो वो एक स्ट्रेस है जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। इसे तो किसी से भी डिस्कस करने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है वो ये तो स्ट्रेस होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रेस। वो नेगेटिव स्ट्रेस है जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं। ये आपको बीमार करता है, आपके अंदर बुरे ख्यालात ले आता है, आपके अंदर आपका शरीर इसका शिकार होने लगता है। आप में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन इसका कारण है, आपाधापी भरी जीवन शैली इसका कारण है, सोशल मीडिया का प्रभाव इस समय सबसे बड़ा कारण है। तो कारण कोई भी हो सकते हैं इस डिस्ट्रेस के लिए, लेकिन डिस्ट्रेस से आपको उबरना है। इस तरह की जब बात हो, आप डिस्ट्रेस में हो, तो संवाद करिए, किसी न किसी से बात करिए। अब तो बहुत ढेर सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं, नेट पे सर्च करिए। आप किसी मनोविकार से अगर पीड़ित हैं तो आप इसको शेयर करिए कि मैं फला चीज की वजह से बहुत परेशान हूं, मैं अपने घर की इकोनॉमी की वजह से बहुत परेशान हूं, मैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हूं, मैं अगले महीने पढ़ने वाले 3 बच्चों को फीस देनी है, उसके लिए बहुत परेशान हूं। 1000 तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन शेयर करिए। आप जितना इसको बांध के दिल में रखेंगे, आपका जो ये डिस्ट्रेस है, आपका जो मनोरोग है, आपकी जो टेंडेंसी है, वो आप पर हावी होने लगेगी। इसलिए इस तरह की जब बात आपके मन में, देखिए आपके मन में क्या है ये आप ही जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं, इसीलिए आप ही शेयर करिए। हालांकि अगर आप किसी क्लोज नेट फैमिली में रहते हैं, आपके परिवार में माता जी, पिताजी, आप, आपकी पत्नी, 2 बच्चे रहते हैं, 6-7 लोगों का छोटा परिवार है, तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी डिस्ट्रेस में होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा। आप ये मान के चलिए कि ये एक तरह का बुखार है। जैसे बुखार में आप दवा भी देते हैं, पैरासीटामोल भी देते हैं, बहुत तेज हो तो सिर पे ठंडे पानी की पट्टी भी लगाते हैं, थर्मामीटर भी बार बार मुंह में लगा के उसको चेक करते हैं, तमाम उपाय करते हैं कि ये बुखार कम हो जाए,
ये बुखार ख़त्म हो जाए। उसी तरह से फ्रस्ट्रेशन में रहने वाला व्यक्ति, उसी तरह से डिप्रेशन में रहने वाला व्यक्ति, उसको आप समझिए कि ये बीमार है, उसकी थेरेपी कैसे करेंगे, उसका इलाज कैसे होगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, चाहे उस आदमी को ऐसा करना पड़े जो इस अवसाद से ग्रसित हो रहा है, या उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्तियों के समूह, परिवार को ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरह के अवसाद में पड़ना ही नहीं चाहते हैं तो आप हमेशा संवाद बनाए रखिए, परिवार के लिए समय निकालिए। बहुत ज़्यादा आपाधापी की जिंदगी में रहने वाले लोग जो परिवार से अलग हो जाते हैं मानसिक तौर पर, वो भी इस तरह जो आज डॉक्टर प्रमोद ने किया, इस तरह की अवधारणा के शिकार होते जाते हैं। एक बात मैं और बता दूं, आप अखबार अगर पढ़ते हैं, लोकल अखबार, कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई का मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है जब ये सुसाइड, पहले ये बड़ा कम सुनाई देता था, पहले चौथे पांचवें दिन अखबारों में लिखा हुआ। आज मैं पढ़ रहा था, आज के अखबार में एएमयू की किसी गर्ल्स हॉस्टल में किसी बच्ची ने सुसाइड कर लिया, पंखे में दुपट्टे से अपना गला बांध के लटक गई। लखनऊ शहर में 4 सुसाइड के केस आज के दैनिक अखबार में निकले हैं। महानगर है, चलिए भाई 2-4 सुसाइड हो गए। मैं चूंकि सुसाइड करने वालों की मनोदशा से बहुत परेशान रहता हूँ, मैंने अपने एक एपिसोड में, शायद 250वां है, शायद मैं कमेंट बॉक्स में फिर से चेक करके बता दूंगा, शायद 250वां है, उसमें मैंने सुसाइड पर जितनी स्टडी की, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मेरा कुछ अलग से नहीं जा रहा था। मैं जिन जिन जिलों में रहता था, सुसाइड में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इतना है कि मौके पर पहुंचती है, पंचनामा लिखती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, ये देखने की कोशिश की जाती है कि इसमें क्राइम तो इन्वॉल्व नहीं है। तो एक प्रोफार्मा भिजवा दिया कि साहब आप जब पंचायतनामा भरने जाएं, ये भी लिख लें, फॉर्मेट दे दिया कि उसको एसएसपी कार्यालय में भेज दिया करें, नाम, पता, उम्र, किस तरह से सुसाइड किया, ट्रेन के नीचे, तालाब में कूद के, कुएं में कूद के, छत से कूद के, रस्सी लगा के, फंदा लगा के, इलेक्ट्रिक के करंट से, बहुत तरह के सुसाइड हैं। तो किस तरह से किया है, घर में क्या किसी को जानकारी थी, क्या उम्र थी, पढ़ी लिखी है, गैर पढ़ी लिखी है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, पुरुष महिला दोनों के लिए। और ये बहुत बड़ी स्टडी मैंने की थी, जिसमें मैंने रायबरेली जिले में जब मैं एसपी था और जब मैं एसएसपी लखनऊ था, पूरे डाटा के साथ मैंने, उस समय कोई बड़ा सुसाइड हुआ था जिससे मैं बहुत आहत था, और तब मैंने ये स्टडी पूरी करके, और पार्ट 250 जैसा मुझे ध्यान आ रहा है, या बहुत से हमारे सुधी श्रोता, पाठक, परिवार के लोग, सब्सक्राइबर, कुछ भी आप इनको नाम दे दें, लेकिन वो है हमारा किस्सा कोई परिवार, जो हमेशा सुनने वाले हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप पढ़िएगा जरूर। एक मार्च के महीने में जैसे सबसे अधिक सुसाइड होते हैं, कारण आज तक नहीं समझ पाया मैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की साइकोलॉजी होती है, लेकिन डॉक्टर प्रमोद ने ऐसा क्यों किया, ये अभी भी मेरी समझ के बाहर है। चलिए, प्रमोद ने किया, प्रमोद की पत्नी ने ऐसा क्यों किया? बच्चों को तो खैर जबरदस्ती उन्होंने फेंक दिया जलघर में, खुद क्यों ऐसा किया?
और अपने परिवेश में जब जब ऐसा हो, आप भी कोशिश करिए ये जानने की कि मनोदशा में क्या क्या चेंजेस आए होंगे सुसाइड करने के पहले। इसलिए इस साइकोलॉजी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारे आपके बीच में किसी लड़के लड़की या किसी व्यक्ति में व्यवहार में ऐसा कोई परिवर्तन नोटिस किया जाए जिससे हम ये अंदाज लगा सकें ये कभी भी ऐसा कुछ कर सकता है या कर सकती है, तो हम कोशिश करें कि ये रोक लिया जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।